video we are going to discuss androgenic agonistic. हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक क्या होता है। पैरासिम्पैथिक अगर रिकैप करें तो वो हमारे पास नॉर्मल बॉडी फंक्शन था, सिम्पैथिक जो था वो एबनॉर्मल स्टेट आ रही थी। अब यहाँ पे एंड्रोजेनिक एगोनिस्टिक आ रहा है, तो मतलब ये कौन से हमारे पास रिसेप्टर होंगे, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, या एड्रेलिन या नॉन एड्रेलिन आ रहे होंगे, आइसोमर्स होते हैं ये दोनों। तो उसके रिसेप्टर्स जो होंगे उसके एगोनिस्टिक्स की हम बात करने लगे। द एंड्रोजेनिक ड्रग्स अफेक्ट रिसेप्टर दैट स्टिमुलेट बाय नॉन एपिनेफ्रीन, नॉन एड्रेलिन और एपिनेफ्रीन एड्रेलिन, ठीक है। ये एक्टिवेट होगा जब ये नॉन एड्रेलिन या एड्रेलिन रिलीज होगा, ठीक होगा। ये रिसेप्टर जो होते हैं इसको हम कहते हैं, जिनके रिसेप्टर होते हैं इसे कहते हैं एंड्रोनर्जेटिक रिसेप्टर या एंड्रो रिसेप्टर, ठीक है। एंड्रोजेनेटिक ड्रग्स जो होते हैं ये एक्टिवेट कर देते हैं एंड्रोजेटिक रिसेप्टर को, जिसको हम कहते हैं सिम्पैथोमिमिक। सिम्पैथोमिमिक का मतलब ये होता है एगोनिस्टिक, और सिम्पैथोलिटिक का पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है एंटागोनिस्टिक, ठीक होगा। एंड्रोजेटिक ड्रग्स जो है वो उसके फंक्शन को सिम्पैथोमिमिक कर रहे हैं, मतलब एगोनिस्टिक के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, उसके एक्शन को बढ़ा रहे हैं। द ड्रग दैट ब्लॉक द एक्टिवेशन ऑफ एंड्रोजेनिक रिसेप्टर आर टर्म एज अ सिम्पैथोलिटिक, मतलब एंटागोनिस्टिक, ठीक है। सम सिम्पैथोमिमिक डायरेक्टली एक्ट एंड्रोजेनिक रिसेप्टर डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्टिक, व्हाइल अदर एक्ट इनडायरेक्टली बाय एनहांसिंग और ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन। अदर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। आपने इसमें दो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, सिम्पैथोमिमिक और सिम्पैथोलिटिक। सिम्पैथोमिमिक एगोनिस्टिक वाइल सिम्पैथोलिटिक इज एंटागोनिस्टिक। ये टर्म याद रखने की है। उसके रिसेप्टर उसके साथ बाइंड करें, जैसे हार्मोन रिलीज हो रहा है, और उसके एक्शन को एगोनिस्टिक के तौर पे करेंगे, एंटागोनिस्टिक के तौर पे करें। ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि एंड्रोजन एंटागोनिस्टिक रिसेप्टर काम कैसे करता है। द साइट वेयर द एंड्रोलिन और नॉन एंड्रोलिन बाइंड नोन एज एंड्रोजेनिक रिसेप्टर और एंजियोरिसेप्टर। एंजियोरिसेप्टर क्लासिफाई इनटू अल्फा बीटा ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स टू द एंड्रोजेनिक एगोनिस्टिक एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और आइसोप्रोटर्नोल। अब हम डिस्कस करने लगे इसके फंक्शन की बेस पे। देखिए अल्फ़ा बीटा की डिवीजन उसके रिस्पांस के बेस पे हमने इसको डिवाइड किए हुए, कि जो सबसे पहले रिस्पांस करेगा उसकी बेसिस पे की हुई है, नॉट ऑन द फंक्शन। दोनों ने ही अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, लेकिन जो जल्दी रिस्पांस कर देता है। देखिए सबसे पहले अल्फ़ा एंड्रो रिसेप्टर ये एपिनेफ्रीन को कर रहा है हाई एफिनिटी पे, देन नॉन एपिनेफ्रीन को देखिए सेकंड स्टेप में आ रहा है, थर्ड में आइसोप्रोपोनॉल आ रहा है थर्ड स्टेप में, जबकि बीटा आइसोप्रोपोनॉल को सबसे पहले कर रहा है, फिर एपिनेफ्रीन को, फिर नॉन एपिनेफ्रीन को। मतलब इनकी रिस्पॉन्स की बुनियाद पे हमने इसको डिवाइड किया। अगर मैं आपको कह रही कि एपिनेफ्रीन फर्स्ट नंबर पे उसको एक्टिवेट करे तो आप कहेंगे अल्फा एंड्रो रिसेप्टर है। मैं कह रही हूँ कि आपको बीटा एंड्रो रिसेप्टर जो है वो कितने नंबर, दूसरे नंबर पे किसको करता है, तो आप कहेंगे एपिनेफ्रीन को। मतलब इसके रिस्पॉन्स की बुनियाद पे इसको डिवाइड किया हुआ है। देन उसके बाद एंड्रो रिसेप्टर की बात करें तो अल्फ़ा ए, अल्फ़ा बीटा, बीटा 1 और बीटा 2 जैसे उसकी डिवीजन हुई थी, इसकी भी डिवीजन इनके रिस्पांस पर गया। अगर अल्फ़ा 1 है तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, माइटेसिस हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास क्लोजर ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ ब्लैडर हो रहा है। देन अल्फ़ा 2 की बात करें, उसमें क्या है, नॉन एपिनेफ्रीन के रिलीज़ को इनहिबिशन कर रहा है, एसिटोकोलिन को रिलीज़ को इनहिबिशन कर रहा है, इनहिबिशन कर रहा है इंसुलिन का रिलीज़। जबकि बीटा 1 में टेकेकार्डिया हो रहा है, लाइपोलाइसिस हो रही है, मायोकार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, रिलीज़ ऑफ रहना है। अगर आप देखें तो अल्फ़ा 1 और बीटा 1 दोनों ही इंक्रीज़ का काम करें, जबकि अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 ये दोनों जो है वो डिक्रीज़ करें। वेजोडाइलेशन डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्रोंकोडाइलेशन इंक्रीज द मसल एंड लिवर ग्लाइकोजेनेसिस, इंक्रीज द ग्लाइकोजन और रिलैक्स द यूरेटाइन स्मूथ मसल। ये याद करने की ट्रिप है, लेकिन जो लास्ट 3 है ना वो ऑपोजिट चल रहे हैं, तो ये भी रिमेंबर करना है आपने। देन सिंथेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पेपर इज सिंथेसिस। सिंथेसिस में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास ट्रायोसिन और सोडियम आया। ट्रायोसिन और सोडियम ने मिलकर डोपामीन बना देनी है। डोपामीन को अगर आप आगे जाके देखें तो एक वाइट सी वेसिकल्स में बना रहे हैं, ठीक है। जब डोपामीन एक वेसिकल में आ गया तो उसने क्या किया, नॉन एपिनेफ्रीन बना दिया। नॉन एपिनेफ्रीन वेसिकल से निकलेगा जब कैल्शियम उससे मिलेगा। कैल्शियम जब उससे मिला है तो अब इसने 3 काम करने हैं एपिनेफ्रीन ने। पहले उसने प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है, या वो क्या कर सकता है कि रिस्पॉन्स जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसको दे दे। तीसरा वो क्या है कि वापस चला जाए माइटोकॉन्ड्रिया के पास और वो जाके वेसिकल को मिल जाए।
अब अगर हम शुरू से इसको डिस्कस करें आसान लफ्ज़ों में, आई विल रिपीट इट, सिंथेसिस की बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ट्रायोसिन और सोडियम आया, दोनों ने कंबाइन करके डोपामीन बनाया। साथ में आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है MAO लिखा है, जिसका मतलब हमारे पास क्या पड़ी हुई है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ये क्या करती है, डिग्रेडेशन करती है, प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर MAO, ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। जैसे ही बॉडी को लगता है कि ट्रायोसिन और सोडियम की ज़रूरत नहीं है, डोपामिन जो बन रहा है, डोपा बन रहा है, उसको वो डिग्रेड करती है, यूरिन के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ कर देती है, फर्स्ट स्टेप। अगर ज़रूरत है तो वो डोपामिन आगे जाएगी। दूसरा स्टेप क्या है कि उसने वेसिकल में आना है, अपटेक एंड स्टोरेज बाय वेसिकल, तो उसने नॉन एपिनेफ्रीन बना दिया, ठीक होगा। अब सिंपैथिक वेसिकल से उसने रिलीज़ भी तो होना है ना नॉन एपिनेफ्रीन ने, तो कैल्शियम आके बाइंड करेगा। जब कैल्शियम उसके साथ आके बाइंड करेगा तो नॉन एपिनेफ्रीन रिलीज़ होगी। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि वो दोबारा जाके प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर के साथ लग गई, ठीक होगा। प्री सिनेप्टिक के साथ क्यों लग रही है, कन्फर्मेशन दे रही है, एक्टिवेशन दे रही है एपिनेफ्रीन। अक्सर औकात होता है हम कहते हैं कि आपका अगर काम हो जाए तो मुझे मैसेज करके बता देना, मुझे कंफर्मेशन दे देना कि भाई एपिनेफ्रीन हो रहा है काम उधर। दूसरा स्टेप क्या है, उसने जो उसका काम था पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ उसके साथ लग गई। तीसरा वो काम ये कर रही है कि वो जा रही है ऊपर वापस, डोपामिन जहाँ वेसिकल बन रही थी MAO के पास, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए दोबारा वेसिकल में जा रही है। फर्स्ट देखें तो सिंथेसिस ऑफ नॉन एपिनेफ्रीन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रायोसिन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। अपटेक इनटू द स्टोरेज वेसिकल, डोपामिन एंटर इन अ वेसिकल एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द नॉन एपिनेफ्रीन। नॉन एपिनेफ्रीन इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेसिकल, ट्रांसपोर्ट इनटू द वेसिकल इज इनहिबिटेड बाय रेस्पिरीन। अब रेस्पिरीन जो होता है, अगर हम चाहते हैं कि डोपामिन ना बने तो हम रेस्पिरीन दे देते हैं, ठीक होगा। देन थर्ड देखें आप क्या कह रहे हैं, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, देखें इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ने कॉज किया वेसिकल इनटू द सेल मेम्ब्रेन, द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक होगा। कैल्शियम के इन्फ्लक्स से एपिनेफ्रीन निकला। अगर हम चाहते हैं कि नॉन एपिनेफ्रीन बाहरी ना वेसिकल से निकले तो ग्लूटाथायोडीन दे रहे होते हैं हम। फोर्थ में क्या हो रहा है, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर एक्टिवेट बाय द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उसके साथ बाइंड हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ कि मेटाबोलाइज नॉन एपिनेफ्रीन मिथाइल COMT एंड ऑक्सीडाइज बाय MAO, ऑक्सीडाइज उसने उसे कर दिया, इनएक्टिव करके बॉडी से रिमूव कर दिया यूरिन के जरिए। रिमूवल ऑफ नॉन एपिनेफ्रीन, रिलीज ऑफ नॉन एपिनेफ्रीन इज रैपिड टेकन इनटू द न्यूरॉन, रीअपटेक इज इनहिबिटेड बाय SNRA कोकाइन एंड इम्पेयरमेंट, ठीक है, उसके ज़रिए हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोसेस अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, डिटेल यही है और ये इम्पॉर्टेंट है। ट्रायोसिन सोडियम आया, उसने डोपामिन बनाया। अगर बॉडी को नहीं चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर MAO प्रेजेंट होती है, वो उसे इनएक्टिव करके यूरिन के जरिए बॉडी से रिलीज़ करती है। डोपामिन जो है वेसिकल बना लेता है, वेसिकल के अंदर जाके नॉन एपिनेफ्रीन रिलीज़ करता है। नॉन एपिनेफ्रीन वेसिकल से निकलती है, कैल्शियम के साथ बाइंड करती है। कैल्शियम के साथ जब वो कैल्शियम आके लगता है तो नॉन एपिनेफ्रीन वेसिकल से रिलीज़ होती है। जब वेसिकल से नहीं रिलीज़ होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अपना एक्शन परफॉर्म करती है। दूसरा वो प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर पे जाके लग जाती है। तीसरा वो क्या करती है, MAO के साथ बाइंड कर देती है, ठीक होगा। ये प्रोसेस होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एड्रोजेनिक एगोनिस्टिक, डायरेक्ट एक्टिंग होता है, डायरेक्ट एक्टिंग उसने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कहा। फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग पढ़ेंगे कि उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया या इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और चौथा ये होता है कि मिक्स्ड एक्सटेंड कर रही होती है। डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्टिक की बात करें, ड्रग डायरेक्टली एक्ट कर रही होती है अल्फा बीटा रिसेप्टर और प्रोड्यूसिंग अ इफेक्ट सिमिलर टू दोज दैट अकर फॉलोइंग स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथिक नर्व और रिलीज ऑफ द हार्मोन एपिनेफ्रीन फ्रॉम द एडेनिन मेडुला। ये ड्रग जो थे डायरेक्टली एक्ट कर रहे थे अल्फा और बीटा के रिसेप्टर पे और प्रोड्यूस कर रहे थे इफेक्ट सिमिलर टू फॉलोइंग, जो सिंपैथिक नर्व रिलीज करे हार्मोन उसका इफेक्ट फॉरन उसने किया, जैसे एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, आइसोप्रोटेनॉल एंड फेनिलाइनफेरिन, ठीक होगा। अब इंटरेक्ट जो होते हैं ये एक्ट कर रहे होते हैं एंड्रोजेनिक एगोनिस्टिक के साथ, वो रिलीज कर रहे थे, ये इनहिबिट करे कि रीअपटेक ना हो, ये इनहिबिट करे डिग्रेडेशन को। इंटरेक्ट लोन के वो क्या करें कि एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन डिग्रेड ना हो, जो हमने पीछे पढ़ा कि वो डिग्रेडेशन हो रही थी उसको नहीं होने देने, या रीअपटेक को कह रहे हैं कि दोबारा जो लेके जा रहे हैं वो भी ना हो, ठीक है। दिस पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन प्रोड्यूसेस द एंडोजेनिस बट डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर।
Some agonists such as aphenine and its stereoisomer pseudoephedrine have the capacity both to stimulate angioreceptor directly and release the non-epinephrine from androgenic neuron. अब ये ड्रग आ जाती है, इसमें से 5-6 या 3-4 याद करना इंपॉर्टेंट है कि जो सी मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही होती है, जो स्टार वाली है वो एक्टिव है, बाकी सब जो है वो सिंथेसाइज है, ठीक है, नेचुरल है सॉरी, और बाकी सारी सिंथेसाइज है जो स्टार के बगैर है। देन उसके बाद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और मिक्स एक्शन वही बता दिया कि डायरेक्ट इन्हांस करिए न्यूरोट्रांसमिटर का रिलीज करके पोस्ट सिनेप्टिक, इनडायरेक्ट देखें वो वेसिकल को रीअपटेक या डिग्रेडेशन को इनहिबिट करिए और मिक्स एक्शन भी परफॉर्म करिए। कैटिलोकोअमाइंस, ये मोस्टली हम नाम सुनते हैं कि कैटिलोकोअमाइंस होते क्या, ये जो होता है ये हमारे पास ग्रुप आ रहा होता है, ठीक है। कैटिलोकोअमाइंस जो होता है ये एक्टिवेट कब होगा, जब सिंपैथिक सिस्टम होगा, ठीक होगा। अब कैटिकोलोअमाइंस की बात की जाए तो सिंपैथोमिमिक अमाइंस दैट कंटेन 3 or 4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन ग्रुप सच एज एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटानॉल, डोपामिन। जहाँ एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोपानॉल, डोपामिन के 3-4 आ जाते हैं, बेंजीन ग्रुप आ जाते हैं, डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन ग्रुप, उसको हम कैटिकोलोअमाइंस कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कैटिलोअमाइंस की क्या होती है, हाई पोटेंसी होती है। ड्रग जो होता है कैटिलोन डेरिवेटिव जैसे OH ग्रुप हो गया 3 और 4 पोजीशन पे होता है बेंजीन के, ठीक है, हाई पोटेंसी होती है और डायरेक्टली एक्ट किस पे करा, बीटा रिसेप्टर पे। रैपिडली इनएक्टिवेट होता है। कैटिकोलोअमाइंस जो होते हैं ये ब्रीफ पीरियड के लिए होते हैं, एक्शन परमानेंटली एंड दे आर इनफेक्टिव व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, तो वो इनएक्टिवली हो जाता है जब आप ओरली लेते हैं। पुअर पेनिट्रेशन की बात कीजिए तो कैटिकोलोअमाइंस पोलर होते हैं, देयरफॉर डू नॉट रेडिली पेनिट्रेट इनटू द CNS। नेवरलेस मोस्ट ऑफ दीज ड्रग हैव सम क्लिनिकल इफेक्ट जैसे एंजाइटी, ट्रैमर्स, हेडेक वगैरह, ये थोड़े से पुअर पेनिट्रेशन होती है CNS में इसकी। और हमने पढ़ा हुआ पीछे कि CNS में पेनिट्रेट वो करता है जो लिपोफिलिक होता है और नॉन चार्ज होते हैं, मतलब नॉन पोलर होते हैं। देन इसके बाद नॉन कैटिकोलोअमाइंस की बात करें तो वो वाले कैटिकोलोअमाइंस आते हैं जो हमारे पास क्या होता है, लॉन्गर हाफ लाइफ होती है बिकॉज ऑफ नॉट इनएक्टिव बाय COMT। अब यहाँ पे कौन से कंपाउंड होते हैं, फेनिलीन, एफिनिड्रीन, एम्फीटीनिन, दीज आर द पोर सब्सटेंस होते हैं MAO के थस शो अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ MAO इज इंपॉर्टेंट रूट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट रूट होता है हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन का भी, MAO जो होता है, और साथ ही पूरा ऑब्जॉर्प्शन दे रहे होते हैं। रैपिडली सॉलेबिलिटी होती है नॉन कैटिकोलोअमाइंस के, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेनिट्रेट कर देते हैं CNS में। अब इसके थोड़े से MCQs में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि टिश्यू हार्ट पे देखें ऐसे नोट पे एक्शन ऑटोनॉमिकली है, कंडक्टिविटी पाथवे ज़्यादा है इसका, कॉन्ट्रैक्टिव β1 β2 ये हम पीछे पढ़ के हैं कि β1 β2 क्या है, ठीक है। किडनी पे इफेक्ट, रेनाइन का लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है, लाइपोलाइसिस एडिपोज टिश्यू में, स्केलेटन मसल में इंक्रीज कर रहा है, मोटिलिटी रिलैक्सेशन, यूट्रस की रिलैक्सेशन कर रहा है। फिर उसके बाद ड्रग्स कुछ आ जाती है जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन वगैरह आ जाती है। डोपामाइन आ रहा है जो हार्ट फेलियर के लिए ट्रीट हो रहा है, तो ये ड्रग्स भी देख लें। देन उसके बाद ये आ जाती है नेजल कंजक्शन के लिए दे रहे होते हैं, एल्ब्यूटेनॉल आ रही है, और ये सारी ड्रग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।